जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। दिल्ली में भाजपा सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर एक वर्ग को सिर पर चढ़ाकर रखा था। बांग्लादेशी और रोहिंग्या बढ़ते जा रहे थे और मस्जिद, मजारों, मदरसों के नाम पर अतिक्रमण होता जा रहा था। लेकिन अब इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस की, भाजपा सरकार की कठोर कार्रवाई शुरू हो गई है और यहाँ तक कि गृह मंत्री ने अब हर 3 महीने में रिपोर्ट मांगी है कि दिल्ली पुलिस, एमसीडी यहाँ पर जो सब कार्रवाई करेगी 3 महीने में उसकी रिपोर्ट गृह मंत्री को मिलनी चाहिए कि दिल्ली में हो क्या रहा है। और जब ये सब कार्रवाई हो रही है तो अरविंद केजरीवाल, अतिशी मरलीना मूक दर्शक बने हुए हैं, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं है। आप अतिक्रमण करने वालों को, दिल्ली में अवैध तरीके से रहने वालों को आप उनको सुरक्षा नहीं दे सकते। और इसका देखिए सबसे बड़ा उदाहरण अभी दिल्ली में बना है ब्रह्मपुरी का इलाका। ब्रह्मपुरी के इलाके से हिंदुओं को भगाने की साजिश हो रही थी। पहले ही वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है। सीलमपुरी विधानसभा क्षेत्र में ये पड़ता है। ये पूरा इलाका जो है सीलमपुरी का, वो मुस्लिम बहुल है। यहाँ से मुस्लिम विधायक ही जीतता है, चाहे कांग्रेस से खड़ा हो या आम आदमी पार्टी से। लेकिन वहां पर कुछ हिंदू भी हैं। जब वहां पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे हुए थे तब कई हिंदू छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब भी कुछ गलियों में हिंदू आबादी है और वो वहां के मुसलमानों को अखर रही है और वो उन्हें भी भगाना चाहते हैं। और इसकी बड़ी साजिश हो रही थी। एक बड़ी साजिश के तहत वहां के हिंदुओं को भगाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ भाजपा सरकार आई तो वहां सबकी अकल ठिकाने लग गई और हिंदू अब वहां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए ब्रह्मपुरी में हुआ क्या था। ब्रह्मपुरी में अभी हाल ही में हिंदुओं ने अपने घर के आगे एक पोस्टर लगाए थे कि मकान बिकाऊ है। गली नंबर 12, ब्रह्मपुरी की गली नंबर 12 में जितने भी हिंदू परिवार रहते हैं उन सब ने पोस्टर लगाए थे कि मकान बिकाऊ है। अब यहाँ पर जब ये पोस्टर लगे तो उसके बाद हंगामा मच गया। कितनी बड़ी संख्या में हिंदू वहां से क्यों जाना चाहते हैं। जिसके बाद वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचा, हिंदू संगठन पहुंचे और फिर वहां पर भाजपा के विधायक रविंद्र सिंह नेगी भी पहुंचे और मामला खुला। जब वहां मीडिया गई तो सामने आया कि वहां पर हो क्या रहा था। गली नंबर 12 के बगल में ही गली नंबर 13 है और उस गली में वहां पर हिंदू मुस्लिम रहते हैं, लेकिन मुस्लिम ज्यादा रहते हैं। अब उस गली में कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने मकान खरीदा और धीरे धीरे उस मकान को मस्जिद में तब्दील कर दिया। वहां पर मकान खरीदा गया था लेकिन वहां लोग नमाज पढ़ने आने लगे और उसे मस्जिद बना दिया गया। यही तरीका होता है मस्जिद बनाने का। मस्जिद बनाने के नाम पर आप परमिशन लोगे तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। धार्मिक स्थान ऐसी जगहों पर बनता है जहां पर उस धर्म के लोग हो, जहां पर उसकी जरूरत हो। तो ये इसलिए क्या करते हैं कि एक मकान खरीदा जाता है, बाद में उसे मदरसा, मस्जिद ये सब बना दी जाती है। अब वहां मस्जिद बना दी गई और वहां रहने लगे, वहां पर नमाज पढ़ने आने लगे। अब इन्होंने क्या चालाकी की, 13 नंबर गली के बगल में 12 नंबर गली शुरू हो जाती है। इन्होंने और प्रॉपर्टी वहां की खरीदी और फिर 12 नंबर गली की भी एक प्रॉपर्टी खरीदी जहां ठीक सामने मंदिर है। मंदिर के सामने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उस पर भी मस्जिद बनाने लगे। अब उसके बाद जो गली नंबर 12 के लोग थे उनकी चिंता बढ़ गई कि अब यहाँ मंदिर के सामने मस्जिद बनेगी और फिर यहाँ पर मुसलमान आने शुरू होंगे और यहाँ से मंदिर की भी पूजा होगी और फिर यहाँ विवाद हो सकता है। मंदिर के सामने जैसे कई बार आया भी है, मंदिर के सामने जो है गौवंश के टुकड़े मिलना, मांस मिलना, ये सब चीजें भी होती हैं। गंदगी फैलाई जाती है ताकि हिंदू परेशान हो और उसके बाद हिंदू अगर कुछ बोले तो झगड़ा कर दिया जाए और फिर तनाव हो जाए और क्योंकि हिंदू संख्या में कम है तो मारपिटाई करके उन्हें भगा दिया जाए। यही पूरा तरीका होता है कैसे हिंदू इलाके खाली होते हैं। क्यों संभल खाली हो गया, इसी मॉडस ऑपरेंडी में किया जाता है कि पहले विवाद खड़ा करो, लड़ने के लिए तैयार रहो, परेशान करो हिंदुओं को और फिर जब वो आवाज उठाएं तो फिर झगड़ा करके वहां पर दंगे कर दो और उन्हें जान से मार दो और जो बच जाएं वो डर के मारे वहां से चले जाएं और फिर उनके मकानों पर कब्जा कर लो। ये पूरी रणनीति के तहत यही हो रहा था। गली नंबर 12 को टारगेट किया हुआ था। अल मतीन मस्जिद है वहां पर जिसका विस्तार किया जा रहा था गली नंबर 12 तक। लेकिन जब वहां के लोग, अब जो स्थितियां वहां पर हैं, लोग वहां जागरूक हुए और वहां उन्होंने ये दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत की और जब दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत की गई थी तो उसके बाद इस निर्माण को कुछ वक्त के लिए रोका गया था। लेकिन अब इसके बाद फिर निर्माण शुरू हो गया। फिर लोगों ने दोबारा 25 फरवरी महीने में इसकी शिकायत की और अपने घर पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए। अब वहां पर जब हिंदू संगठन
वहां पर नेता पहुंचने लगे तो ये लोग हम भाईचारा भाईचारा कह के नहीं नहीं हम तो मस्जिद का दरवाजा इस तरफ खोलेंगे ही नहीं, इसमें तो पहले ही रोक लग चुकी है और हम तो यहाँ बड़े भाईचारे से रहते हैं, तो अतिक्रमण किस लिए कर रहे हैं? हिंदू मोहल्ले में आपको मस्जिद की क्या जरूरत है? कोई भी धार्मिक स्थान किस लिए होता है? अगर आप किसी मुस्लिम मोहल्ले में मंदिर बना के क्या करोगे? वो मंदिर में जाएगा कौन? उसकी जरूरत क्या है? उसी तरह से मस्जिद की बात है, अगर हिंदू गली है तो उसमें मस्जिद की जरूरत क्या है? वो सिर्फ विवाद पैदा करने, तनाव पैदा करने, अतिक्रमण करने, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए बनाई जा रही थी। लेकिन लोगों ने जब विरोध किया और छानबीन हुई तो क्या सामने आया? उस मामले में जब एमसीडी ने वहां छानबीन की तो ये पता चला कि यहाँ जमीन खरीदने से लेकर नक्शा पास कराने तक पूरा घोटाला हुआ है। भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी वहां गए थे और उन्होंने बताया कि ये जमीन जो है यहाँ पर गली नंबर 12 में मंदिर के सामने ये जमीन एक रेडी पटरी वाले ने खरीदी थी। अब रेडी पटरी वाले के पास इतना पैसा कहां से आया, पहले तो जांच होनी चाहिए। और उसने वो जमीन खरीद के मस्जिद कमेटी को दान दे दी। अब इन्होंने एमसीडी में दिखाया भाई ये जमीन तो हमें दान मिली है, और दान किसने दी? रेडी पटरी वाले ने दी। यानी कि अब ये भी आशंका है कि पहले मुस्लिम वर्ग से जो भी कमेटी है या फिर जो संचालित कर रहे हैं इसे, रेडी पटरी वाले के जरिए जमीन खरीदी गई, रेडी पटरी वाले को पैसा दिया गया, नाम उसका इस्तेमाल किया गया और फिर जमीन जो है मस्जिद को दान करवा दी गई। ये कितनी बड़ी साजिश है, कितनी बड़ी साजिश चल रही होगी। और ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये पूरा प्लान किया गया है कि यहाँ मस्जिद बनानी ही है और यहाँ बनानी है तो कैसे बनाई जाए। कितनी बड़ी प्लानिंग हो रही थी हिंदुओं को वहां से भगाने की, और इसके लिए नक्शा भी पास कराया गया एमसीडी में। और पता चला कि सरल योजना, एक योजना एमसीडी की है, उसके तहत ये नक्शा पास कराया, लेकिन उसमें भी गलत जानकारियां दी गई। और जब जवाब मांगा गया मस्जिद कमेटी से और आर्किटेक्ट से तो अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया, यानी कि गड़बड़ियां हैं। और इसीलिए अब वहां पर एमसीडी में वहां के पार्षद भी वहां पर पहुंचे थे, एमसीडी के पार्षद पहुंचे थे और ये विधायक भी पहुंचे थे, हिंदूवादी संगठन भी पहुंचे थे। और जब ये सब जांच की गई, उसमें गड़बड़ियां पाई गई, तो उसके बाद मस्जिद का निर्माण रुकवा कर उसे सील कर दिया गया है और मस्जिद कमेटी को वो जो जितना भी निर्माण इस वक्त हुआ है उसको ध्वस्त करने के आदेश दिए गए हैं, नोटिस दिया गया है। अगर मस्जिद कमेटी खुद ध्वस्त नहीं करती है तो फिर एमसीडी की तरफ से उसको तोड़ा जाएगा, गिराया जाएगा, बुलडोजर चलेगा। तो अब दिल्ली में देखिए जो ये साजिश चल रही थी, किस तरह से इसका पर्दाफाश हुआ। और वहां के लोग क्या बताते हैं कि वहां के विधायक आकर, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान सीलमपुर के विधायक थे, जो अभी कांग्रेस में चले गए, अब भी आम आदमी पार्टी के विधायक है, वो है जुबैर चौधरी। और लेकिन इससे पहले के जो अब्दुल रहमान थे वो गलियों में आकर चिल्ला के जाते थे। लोगों ने जैसा वहां के बताया, मीडिया क्लिप्स में देखिए कि विधायक आकर चिल्ला कर जाता था कि मस्जिद तो यहीं बनेगी, क्योंकि विवाद तो बहुत पुराना है ये, तो वो आकर कह के जाता था कि मस्जिद तो यहीं बनेगी चाहे जो कर लो। और फिर ये लोग कहते हैं कि जो भी विधायक है वो तो उसका तो संवैधानिक पद है, उसको कोई वोट दे ना दे, उसको तो सबके बारे में काम करना चाहिए, पीएम हो गया, सांसद हो गया, उन सबको तो सबके लिए काम करना चाहिए। और इनके विधायक जो है वो हिंदुओं को धमकी देकर जाते थे, आम आदमी पार्टी के विधायक। ये स्थितियां थी। लेकिन अब जैसे ही सरकार बदली तो यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। कुछ दिनों के अंदर ही, जब से मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे, एक हफ्ते के अंदर ही ये सारी कार्रवाई हुई और मस्जिद के निर्माण पर ताला जड़ गया और जल्द ही उस पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन आपको अभी हिंदुओं को देखना होगा कि उनका सपोर्ट कौन करता है, उनकी समस्याओं का सुलझाव कौन करता है। क्योंकि आपके आज ये ब्रह्मपुरी की बात है, कल किसी और मोहल्ले की बात होगी, संभल तो खाली हो चुका। तो जब ये इस तरह अतिक्रमण करेंगे तो पुलिस प्रशासन को आपकी मदद के लिए कौन भेजेगा, ये हिंदुओं को चुनना होगा। और आगे, अब तो ये ब्रह्मपुरी की एक बात है, ये तो अतिक्रमण की बात है, लेकिन अब दिल्ली में साफ तौर पर और बड़ी तेजी से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, इनकी जांच हो रही है। और अभी तक 22,000 बांग्लादेशी यहाँ पर संदिग्ध जो है पहचाने जा चुके हैं और उनके दस्तावेज जांचे जा रहे हैं। और इस बार जिस तरह की जांच हो रही है उस तरह की जांच पहले नहीं हुई, क्योंकि इसे गृह मंत्री खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। अभी जो बैठक हुई थी उससे पहले भी बैठक में नवंबर में, इसके बैठक के बाद ये ड्राइव शुरू की गई चुनाव से पहले। और अब फिर जब एक हफ्ता पहले गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर बैठक की थी और यहाँ पर पुलिस कमिश्नर और डिप्टी पुलिस कमिश्नर के साथ, तो उसमें भी निर्देश दिए थे कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को पहचानने और उन्हें बाहर करने की कार्रवाई जो है वो धीमी नहीं पड़नी चाहिए और इसकी 3 महीने में रिपोर्ट सौंपनी है। तो इसके लिए अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में टारगेट किया जा रहा है, जहां पर झुग्गियां हैं वहां पर जांच की जा रही है। जैसे कि संगम विहार की झुग्गियों में जांच हुई,
और इसके अलावा वसंत कुंज की जय हिंद कॉलोनी है, वो भी एक झुग्गी है, तो वहां पर भी जांच हुई और अब 5 चीजें पुलिस जो है वो देख रही है, जिसके बाद अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी हालत खराब हो गई है। देखिए, इसमें आधार कार्ड मांगा जा रहा है, उनसे वोटर आईडी कार्ड मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, और 2 सबसे जरूरी चीजें जिससे हालत खराब हो रखी है वो है बैंक डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल भी मांगी जा रही है। जिन लोगों के आप दस्तावेज चेक करने के साथ साथ ये सारी चीजें चेक की जा रही हैं। अब इसमें देखिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड तो फर्जी बनना बहुत आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पूरा सिंडिकेट काम करता है। 3-4 गैंग तो दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं, ध्वस्त किए हैं, जो वोटर आईडी कार्ड नकली आराम से बना देते हैं। और यहाँ तक कि एक परिवार भी ऐसा पकड़ा गया, 8 लोगों का परिवार था, जिनमें से एक सदस्य ने परिवार के अभी विधानसभा चुनाव में वोट भी डाला है, वो बांग्लादेशी है। उस परिवार को पहले भी दिल्ली से बाहर बांग्लादेश में भगा दिया गया था, पहले भी पकड़े गए थे तो बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद बाप बेटे फिर वापस आ गए और फिर यहाँ रहने लगे इलीगल तरीके से, वोटर आईडी आधार कार्ड बना लिया और बेटे ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट भी डाला है और वो बांग्लादेशी है। अब ये स्थितियां हैं और आराम से इनके दस्तावेज बन जाते हैं, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने ऐसे गैंग को भी पकड़ा है जो नकली दस्तावेज बनाती है। और साथ ही इनसे जो डिटेल मांगी जा रही है, जो बैंक डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट, इसको देने में सबसे ज्यादा हालत खराब हो रही है, क्योंकि बैंक डिटेल के जरिए देखा जा रहा है कि ये जो यहाँ पैसा कमा रहे हैं भेज कर रहे हैं, क्योंकि आप वोटर आईडी नकली बनवा सकते हो, उसके लिए और दूसरे नकली दस्तावेज उनको पश्चिम बंगाल से बनकर आ जाते हैं, क्योंकि वहां भी बैठा हुआ नेटवर्क है, किसी का जो है रेंट एग्रीमेंट वगैरह किसी से बनवा लिया या कोई और दस्तावेज ले लिए, जिसे दिल्ली में बन गया आराम से आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड भी बन जाता है उसके जरिए, वो तो और आसान है बनाना। और मोबाइल नंबर आप दे सकते हो, यहाँ भारत का ही आप मोबाइल नंबर ले लेते हो, लेकिन बैंक डिटेल में देखा जा रहा है कि ये पैसा कहाँ भेजते हैं। अगर पैसा म्यांमार जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, तो फिर संदिग्ध है। और अगर वो पश्चिम बंगाल या भारत के किसी राज्य में जा रहा है लेकिन वहां से फिर कहीं और जा रहा है, तो ये पूरी मनी ट्रेल पकड़ी जा रही है कि यहाँ से पैसा किसे भेज रहे हैं और फिर वो पैसा आगे कहाँ जा रहा है, या क्या डायरेक्ट बांग्लादेश और म्यांमार जा रहा है। और इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट देखा जा रहा है कि इनके अकाउंट में जुड़े लोग कौन हैं, क्या बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़े हुए ज्यादातर लोग हैं, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट में आपके दोस्त वगैरह ही होते हैं और आप उस वक्त इतना ध्यान नहीं देते हो कि आपको सोशल मीडिया अकाउंट बनाना ही नहीं है या फिर सिर्फ भारत के लोगों को जोड़ना है, क्योंकि भारत में आपके दोस्त ही नहीं है तो आपसे जुड़ेगा कौन, आपके दोस्त तो सारे, क्योंकि आप बांग्लादेश से आए हो, आपका पूरा घर परिवार वहीं का होता है, तो इससे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के करीबी कौन है, और इसीलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। और दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और जो भी संदिग्ध पाया जा रहा है उसकी और डिटेल में जांच हो रही है और उसके बाद उसको बांग्लादेश में भेजा जा रहा है। ऐसे ही 22,000 जो है अभी तक संदिग्ध है, 120 को उनमें से बांग्लादेश भेजा जा चुका है, दिल्ली से बाहर किया जा चुका है, भारत से बाहर किया जा चुका है, बाकियों के दस्तावेजों की जांच हो रही है। अब इस भगदड़, यहाँ पर भगदड़ भी मची हुई है, जैसा कि दिल्ली पुलिस का कहना है, क्योंकि अब जैसे ही जांच शुरू हो जाती है तो जिन्हें डर होता है वो भाग जाते हैं। और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अतिशी मलिना, ये लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि इनका तो वोट बैंक ही वही है। आधार कार्ड, ये तक आरोप लगते हैं कि इनके नेता उनका आधार कार्ड बनवाते हैं, इनका वोटर आईडी बनवाते हैं, एजेंट के तौर पर भी इनका काम करते हैं इनके कार्यकर्ता, ये सब बातें सामने आती हैं। तो अब इनका कोर वोट बैंक और कम होने वाला है, तो अब इनको डर तो लगेगा ही, इसीलिए चुप्पी साधी हुई है, बोल भी नहीं सकते इसके खिलाफ। क्या आपको, जब आप कहते हो कि दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब है, कानून व्यवस्था खराब है, तो जब बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो क्या आपको इसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए? क्या ब्रह्मपुरी में आम आदमी पार्टी के विधायक को नहीं जाना चाहिए था? जुबैर चौधरी को वहां के लोगों से नहीं मिलना चाहिए था? वहां के हिंदू अगर परेशान है, लेकिन उस आदमी ने एक बार भी मुलाकात नहीं की, ना ही कोई आम आदमी पार्टी का दूसरा नेता गया। तो इनकी साफ मुस्लिम परस्ती दिखती है और वो खुलकर सामने आ गई है कि ये कहने के लिए हिंदू, चुनावी हिंदू केजरीवाल जरूर बनते हैं, लेकिन असल में ये मुसलमानों के वोट चाहते हैं और उनके हितों के लिए, मुसलमानों के फायदे के लिए ये हिंदुओं का कोई भी नुकसान करने को तैयार है और उससे आंख मूंद लेने को तैयार है। इसीलिए भाजपा सरकार में अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है और इस तरह के अतिक्रमण को होने से रोका जा रहा है और उन पर सख्त संदेश उन लोगों को दिया जा रहा है कि अब दिल्ली में ना अवैध रूप से रह सकते हो और ना ही अवैध रूप से जमीन का कब्जा कर सकते हो। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।